नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बप्पा रावल तक का इतिहास देख लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे 753 ईस्वी से लेकर के 951 ईस्वी के बीच का घटनाक्रम, अर्थात बप्पा रावल के बाद 200 वर्षों तक का घटनाक्रम हम इसी स्लाइड में देखेंगे। देखिए, बप्पा रावल के बाद में जो इनके वंशज हुए उनमें से 8 वंशजों तक का जो इतिहास है वो ज़्यादा मिलता नहीं है, उनके केवल नाम मिलते हैं और कुछ एक दो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इसी स्लाइड में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बप्पा रावल अथवा काल भोज के बाद में जो इनका उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? उसका नाम था खुमाण प्रथम। खुमाण प्रथम के बारे में कुछ ज्यादा इतिहास मिलता नहीं है, इसलिए इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। खुमाण प्रथम के बाद में इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? तो उनका नाम था मतट्ट। मतट्ट के बाद में इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? तो देखो, उनका नाम था भरत भट्ट या भरतपट्ट। इस भरत भट्ट या भरतपट्ट के 2 पुत्र हुए थे। इनका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था सिंह और छोटा पुत्र था उसका नाम था ईशान भट्ट। तो जाहिर सी बात है, भरत भट्ट या भरतपट्ट के बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में जो इनका उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ इनका बड़ा पुत्र सिंह। तो हम क्या लिखेंगे? भरत भट्ट या भरतपट्ट के बाद में इनका बड़ा पुत्र सिंह मेवाड़ का राजा बना, लेकिन इनका जो छोटा पुत्र था उसका नाम था ईशान भट्ट। ऐसा कहा जाता है कि ईशान भट्ट अपने बड़े भाई सिंह के राजा बनने से नाखुश था और अपने भाई के राज्य को छोड़ करके जयपुर के पास में आ गए। और जयपुर के पास में एक जगह है वर्तमान में चाकसू, उस समय उसको चाटसू कहा जाता था, और चाटसू में आकर के अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। और जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि गुहिलों की कुल 24 शाखाएं हैं, तो इस भरत भट्ट या भरत भट्ट के छोटे पुत्र ईशान भट्ट ने गुहिलों की चाटसू शाखा की स्थापना की। कहां पर? जयपुर के निकट। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? और छोटे पुत्र ईशान भट्ट ने जयपुर के पास गुहिलों की चाटसू शाखा की स्थापना की। यह हमें कौन कहता है? यह हमें कहते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। लेकिन एक इतिहासकार और हैं, उनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि जो गुहिलों की चाटसू शाखा है जयपुर के निकट है, इसका संस्थापक ये ईशान भट्ट नहीं था, बल्कि ईशान भट्ट के पिता भरत भट्ट या भरतपट्ट थे। भरत भट्ट या भरतपट्ट ने ही जयपुर के निकट गुहिलों की चाटसू शाखा की स्थापना की थी। ये हमें कौन कहता है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो दोनों ही आप देख लीजिए, दोनों इतिहासकारों के मत आप देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा बहुत देखते चलते हैं कि इनका इतिहास कैसा रहा था। अब देखिए, सिंह के बाद में जो इनका उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था खुमाण द्वितीय। खुमाण द्वितीय के बारे में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। खुमाण द्वितीय के बाद में जो इनका उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था महायक। उसका नाम था महायक। महायक के बाद में जो महायक का उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था खुमाण तृतीय। क्या नाम था? खुमाण तृतीय। देखो, खुमाण तृतीय का जो शासनकाल बताया जाता है वो बताया जाता है 877 ईस्वी से लेकर के 926 ईस्वी तक। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, मुझे आपको थोड़ी सी कुछ बात समझानी है, इसीलिए मैंने ये शासनकाल इसका यहाँ पे डाला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्या हुआ। खुमाण तृतीय का जो शासनकाल बताया जाता है वो बताया जाता है 877 ईस्वी से लेकर के 926 ईस्वी के बीच। लेकिन जो इनको सम्मान मिला वो इनके शासनकाल के बहुत बाद में मिला। 1247 ईस्वी में एक अभिलेख आता है, उसका नाम है चित्तौड़ का अभिलेख। चित्तौड़ के अभिलेख में इस खुमाण तृतीय को इनके अधीन राजाओं का मुकुटमणि कहकर के संबोधित किया गया है। और क्या कहा गया है? उनसे प्रक्षालित चरणों वाला, अर्थात इनके अधीन राजाओं से प्रक्षालित चरणों वाला कहकर के संबोधित किया गया है। तो आप देखिए, खुमाण तृतीय 1247 ईस्वी के चित्तौड़ अभिलेख में खुमाण तृतीय को इसके अधीन राजाओं का मुकुटमणि और उनसे प्रक्षालित चरण वाला कहकर संबोधित किया गया है। देखो, मुकुटमणि का अर्थ तो क्या है कि सिर पे कोई चीज को सजाना, मुकुटमणि होगी मुकुट में किसी चीज को सजाना। और ये जो होता है प्रक्षालित चरण वाला, तो चरण प्रक्षालन करने का मतलब क्या होता है? आपने पुराने सीरियल देखे होंगे, महाभारत रामायण वगैरह, तो उनमें आपने देखा होगा कि वो राजा कभी जब ऋषि मुनि उनके आते थे उनके राज दरबार में, तो एक थाली उनके पाँव के नीचे रख करके उनके चरण धुलवाते थे वो राजा महाराजा नीचे बैठ करके। तो जो चरण धुलाने की ये प्रक्रिया है इसी को चरण प्रक्षालन करना बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि खुमाण तृतीय के जो अधीन राजा थे इसके चरण धोते थे, मतलब कि इतना पावरफुल राजा इसको बताया गया है। कब बताया गया है? इनकी मृत्यु के बहुत समय बाद में 1247 ईस्वी के
चित्तौड़गढ़ अभिलेख में। तो ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो मेरे को थोड़ा लगा कि ये बड़ी बात है तो याद करनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए। अब देखिए, खुमान तृतीय के बाद में जो इनके उत्तराधिकारी हुए उनका नाम था भरतभट्ट द्वितीय। देखो भरतभट्ट या भरतपट हो गया, भरतभट्ट प्रथम इधर होंगे। खुमान तृतीय के जो उत्तराधिकारी होंगे वो कौन होंगे, इनके पुत्र। क्या नाम था, भरतभट्ट द्वितीय। भरतभट्ट द्वितीय, भरतभट्ट द्वितीय के बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि 977 ईस्वी के आठपुर अभिलेख या आहड़ अभिलेख में इस भरतभट्ट द्वितीय को तीनों लोकों का तिलक कहा गया है। किस अभिलेख में, 977 ईस्वी के आहड़ या आठपुर अभिलेख में तीनों लोकों का तिलक बताया गया है। किसे बताया गया है, भरतभट्ट द्वितीय को। एक छोटी सी बात और बताई गई है कि इस भरतभट्ट द्वितीय को इसी 977 ईस्वी के आहड़ या आठपुर शिलालेख में यह बताया गया है कि इसने राष्ट्रकूट राजकुमारी जिसका नाम महालक्ष्मी था, महालक्ष्मी से इन्होंने विवाह किया था। तो देखिए, एवं साथ ही यह भी बताया गया है कि इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया था। तो दोस्तों, बप्पा रावल के बाद में लगभग 200 सालों का जो घटनाक्रम हुआ, अर्थात 951 ईस्वी में हम पहुंच चुके हैं 753 ईस्वी के बाद में, वो ये घटनाक्रम आपके सामने है। कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है इनमें, बाकी याद रखने लायक इतिहास नहीं है, लेकिन एक लिंक बना रहे इसीलिए हम ये इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब इनके बाद में जो भरतभट्ट द्वितीय के जो उत्तराधिकारी होंगे उनका नाम होगा अल्लट। अल्लट एक महत्वपूर्ण राजा है, इसके बाद में हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेवाड़ के अगले राजा की, उनका नाम है अल्लट। देखो, अल्लट को प्रेम से आलू राव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आलू राव। अल्लट को ये नाम जरूर इनकी किसी महिला मित्र ने दिया होगा। हम किस आधार पे ये कह सकते हैं कि अल्लट को आलू राव का जो नाम है इनकी किसी महिला मित्र ने दिया होगा? तो देखिए, जो अल्लट हैं ये कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, मेवाड़ के राजा थे। अगर इनको आप और मैं आलू बोल देंगे तो अपनी गर्दन ना काट देते ये। तो इसी आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अल्लट को आलू राव नाम इनकी किसी महिला मित्र ने दिया होगा। महिलाएं प्रेम में इसी प्रकार के नाम दिया करती है, जैसे कि आलू हो गया, गोभी हो गया, बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, इसी प्रकार के नाम होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। खैर देखिए, ये मजाक की बात थी। अल्लट या आलू राव का जो शासनकाल माना जाता है वो कब से कब तक का माना जाता है, 951 ईस्वी से लेकर के 971 ईस्वी तक। इनके शासनकाल को लेकर के अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इनका शासनकाल बताते हैं, तो इसको आपको याद नहीं करना है, केवल मोटा मोटा आप आइडिया ले लो कि हम 951 से लेकर के 970-75 के लगभग की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, अल्लट ने सर्वप्रथम मेवाड़ का राजा बनने के बाद में जो कार्य किया वो क्या था, अल्लट ने मेवाड़ को दूसरी राजधानी दी। अल्लट ने मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई। किसे बनाया, आहड़ को। तो हम क्या लिखेंगे कि अल्लट ने आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया, जबकि हमने क्या देखा है, मेवाड़ की प्रथम राजधानी क्या थी, नागदा। और किसने बनाई थी, बप्पा रावल ने। तो हम नोट डाल करके लिखेंगे कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा बप्पा रावल ने बनाई थी। चलिए ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा अल्लट ने दूसरा काम क्या किया था, अल्लट ने एक विवाह किया था। अब विवाह करने में ऐसा कौन सा बड़ा काम हो गया, तो देखिए बताता हूं मैं। इनका विवाह जो है थोड़ा अनोखा था। वो क्या है, तो ये पोस्टर मैंने आपके लिए बनाया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिरंजीवी अल्लट। और सौभाग्य क्या बोलते हैं उसको, सौभाग्यकांक्षी क्या बोलते हैं, सोका लिखा हुआ होता है ना, वो सोका हुण राजकुमारी, क्या बोलते हैं इसको, सौभाग्यकांक्षी हुण राजकुमारी। क्या नाम था, हरिया देवी। क्या नाम था, हरिया देवी। अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। इस विवाह में ऐसा स्पेशल क्या था कि इसकी बात की जा रही है। तो देखिए, ये जो हुण थे, हुण एक जाति होती है, उस समय हुण एक विदेशी जाति थी और ये लड़ाकू प्रजाति की प्रकार की जातियां हुआ करती थी। अल्लट ने इनसे विवाह, इनसे मैत्री संबंध स्थापित किए थे। और ऐसा कहा जाता है कि अल्लट द्वारा हुण राजकुमारी से किया गया ये विवाह राजस्थान का प्रथम इंटरनेशनल विवाह था और हरिया देवी राजस्थान की प्रथम विदेशी बहू थी, ऐसा माना जाता है। तो देखिए, इस विवाह को राजस्थान का पहला अंतरदेशीय विवाह अर्थात इंटरनेशनल विवाह माना जाता है अथवा कहा जाता है। और जो हरिया देवी है, हरिया देवी को राजस्थान की प्रथम विलायती बहू अर्थात विदेशी बहू माना जाता है। हरिया देवी को राजस्थान की
पहली विदेशी बहू माना जाता है। अब कई नालायक ये सोच रहे होंगे कि अल्लट ने 951 ईस्वी के अंदर ही विदेश से अपने लिए बहू लेके आ गया था और कुछ अभी भी नरेंद्र मोदी जी बन के घूम रहे हैं। तो आप टेंशन मत करो, भी मैं भी नरेंद्र मोदी हूँ, ठीक है। तो देखो अल्लट ने एक विवाह किया था हुन राजकुमारी हरिया देवी से। इस विवाह को राजस्थान का प्रथम अंतर्देशीय विवाह कहा जाता है और हरिया देवी को राजस्थान की प्रथम विदेशी बहू माना जाता है। इसके अलावा अल्लट ने क्या किया था, तो देखिए अल्लट ने ही मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था, तो इसी अल्लट ने किया था। नौकरशाही होती क्या है, तो दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी पदानुक्रम होते हैं, IAS, RAS, पटवारी वटवारी, जितने भी ये पोस्टें हैं, जितने भी अधिकारियों की पोस्टें होती है, ये सब एक नौकरशाही इसको बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स इनको बोला जाता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि किसी राज्य का सबसे बड़ा नौकरशाह कौन होता है, तो सबसे बड़ा नौकरशाह कौन होता है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव उस राज्य का सबसे बड़ा नौकरशाह होता है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था किसने गठित की थी मेवाड़ में, अल्लट ने सर्वप्रथम इस प्रकार की व्यवस्था बनाई थी जिसको कि नौकरशाही कहा जाता है। अलग अलग इन्होंने विभागों का गठन किया था, अलग अलग पदों का गठन किया, अलग अलग मंत्रालयों का गठन किया। तो अल्लट ने इस प्रकार की नौकरशाही का गठन किया था मेवाड़ में सर्वप्रथम, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अल्लट ने क्या किया, देखो 953 ईस्वी का एक अभिलेख है, उस अभिलेख को क्या कहा जाता है, सारणेश्वर अभिलेख। ऐसा कहा जाता है कि सारणेश्वर अभिलेख की स्थापना इसी अल्लट ने करवाई थी। हम क्या लिखेंगे, 953 ईस्वी में सारणेश्वर अभिलेख अल्लट ने ही स्थापित करवाया था। देखो इस अभिलेख के द्वारा हमें किस बात की जानकारी प्राप्त होती है, इस अभिलेख के द्वारा हमें अल्लट ने जो मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था, एक तो उसकी जानकारी प्राप्त होती है, दूसरी कि जो अल्लट ने नौकरशाही का गठन किया था तो सर्वप्रथम अल्लट ने किन किन लोगों को अपनी नौकरशाही में क्या क्या पद और क्या क्या स्थान और क्या क्या विभाग दिए थे, और विभागों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो देखिए इस अभिलेख के द्वारा मेवाड़ राज दरबार में राजकीय पदों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के पदों एवं तत्कालीन अधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो 953 ईस्वी का सारणेश्वर अभिलेख है, इसमें जो सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया गया था उसकी संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। अब देखिए ये जो सारणेश्वर अभिलेख है इसमें किस किस प्रकार के पदों का उल्लेख हमें मिलता है, तो देखिए इस अभिलेख में जो पहला उल्लेख हमें मिलता है किस पद का मिलता है, मुख्यमंत्री पद का। तो देखो मुख्यमंत्री, दूसरा क्या है, संधि विग्रहक। इस अभिलेख में मुख्यमंत्री, संधि विग्रहक, अक्षपटलिक, वंदीपति, विस्गाधिराज आदि प्रशासनिक पदों का उल्लेख इस सारणेश्वर अभिलेख में मिलता है। एक छोटी सी बात आप और ध्यान रख लो कि जो अक्षपटलिक नाम का आपको पद दिख रहा है, वैसे तो आगे चल करके जब हम सामंती व्यवस्था पढ़ेंगे और जो सामंती व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था भी हमें पढ़नी पड़ेगी राजस्थान की, उसमें इनके बारे में विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि अभी अगर अपन ने इन पर चर्चा की तो हमारा काफी समय निकल जाएगा और हम मुद्दे से भटक जाएंगे। तो इनके बारे में, इनका क्या क्या अर्थ होता है, एक्सपटलिक का क्या अर्थ होता है, वंदीपति का क्या अर्थ होता है, इनके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए, जो अक्षपटलिक नाम का पद आपको दिख रहा है यहाँ पे, अल्लट ने अपने समय में अक्षपटलिक किसे नियुक्त किया था, आपको ये पूछा जा सकता है। इस सारणेश्वर अभिलेख में अल्लट के अक्षपटलिक का नाम साफ साफ दिया है और वो नाम क्या है, मयूर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इस अभिलेख में अल्लट के अक्षपटलिक का नाम मयूर दिया गया है। तो ये देखो दोस्तों, ये तो आप ध्यान रख लेना कि सारणेश्वर अभिलेख के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्लट के अक्षपटलिक का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, मयूर नाम है। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए अल्लट ने आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बना दिया। अब अल्लट ने आहड़ में क्या कार्य करवाया,
तो सबसे पहला कार्य अल्लट ने आहड़ में क्या कराया कि एक वराह मंदिर का निर्माण कराया था। वराह मंदिर क्या होता है दोस्तों, आपको ये जो इमेज दिख रही है ये भगवान विष्णु का वराह अवतार है। इस अवतार का जो विशेषता है वो क्या है कि इसमें भगवान विष्णु का जो मुख है, मुंह है, वो एक सूअर के समान होता है और नीचे का आधा शरीर इंसान के समान होता है। ये नरसिंह अवतार से पहले का अवतार बताया जाता है। नरसिंह अवतार में क्या था कि भगवान विष्णु का जो मुख था वो शेर के समान था और बाकी का शरीर इंसान के समान था। इसमें जो मुख है वो सूअर के समान होता है। तो अल्लट ने आहड़ में अपनी नई राजधानी में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अल्लट ने आहड़ में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, तो आप ध्यान रखना। दूसरा कार्य अल्लट ने क्या किया, देखो उदयपुर के पास में एक जगह है उसका नाम है जगत। वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर को कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर। इस अल्लट ने उस जगत अंबिका मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, अर्थात उसको फिर से बनवाया था, उसको रिनोवेट करवाया था। तो हम क्या लिखेंगे, अल्लट ने जगत अंबिका मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कुछ गाइड्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अल्लट ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसका निर्माण वास्तव में किसने कराया था, कहीं पर भी नहीं मिलता है, वो सब गलत है। ऐसा जरूर मिलता है कि अल्लट ने जगत अंबिका मंदिर को फिर से बनवाया था, अर्थात इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अब देखिए ये जो जगत अंबिका मंदिर है, थोड़ी सी बात हम इसके ऊपर करते हैं कि ये क्यों प्रसिद्ध है। तो जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो एवं राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है। आप ध्यान रखना, इस मंदिर को, किस मंदिर को, जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो एवं राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो मंदिरों की विशेषता आपको पता होगी। खजुराहो के मंदिर हैं कहाँ पर, जो मुख्य मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में आते हैं। इस मंदिर शैली की जो विशेषता है वो क्या होती है कि जो मंदिर की दीवारें होती है उन दीवारों के ऊपर नग्न अवस्था में काम क्रीड़ा करती हुई मूर्तियां लगी हुई होती है। तो इस पर ज्यादा बात हम कर नहीं सकते, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो एवं राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है। तो देखो खजुराहो की जब बात चल रही है तो राजस्थान में खजुराहो मंदिर शैली से संबंधित कुल 3 मंदिर हैं। जगत अंबिका मंदिर को क्या क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो एवं राजस्थान का दूसरा खजुराहो। एक जो दूसरा मंदिर है वो कहां पे है, बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर, उसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो हम नोट डाल करके लिखेंगे, राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर के किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर को कहा जाता है। अब देखिए खजुराहो से संबंधित एक और मंदिर आता है राजस्थान में, वो कौन सा है, हाड़ौती का खजुराहो। सबसे पहली बात यह कि हाड़ौती किसे कहते हैं, तो दोस्तों कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन 4 जिलों को एक साथ मिलाकर के जब बोला जाता है तो बोला जाता है हाड़ौती। और हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं, तो बारां जिले में एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम है रामगढ़। रामगढ़ में एक मंदिर है, उसका नाम है भंडदेवरा शिव मंदिर। उस भंडदेवरा शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है एवं साथ ही राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, जबकि हाड़ौती का खजुराहो एवं राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, भंडदेवरा, रामगढ़ बारां के भंडदेवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। जबकि हाड़ौती का खजुराहो एवं राजस्थान का मिनी खजुराहो रामगढ़ बारां के भंडदेवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान का पहला खजुराहो किसे कहा जाता है। देखिए सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए, दूसरा खजुराहो तो आपको दिख रहा है कि राजस्थान का दूसरा खजुराहो तो इसको कहा जाता है, लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान का पहला खजुराहो किसे कहा जाता है, तो देखिए ये जो राजस्थान का खजुराहो है बाड़मेर के किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर को कहा जाता है, इसी को राजस्थान का पहला खजुराहो भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि राजस्थान का पहला खजुराहो या राजस्थान का खजुराहो या राजस्थान का मुख्य खजुराहो किसे कहा जाता है, बाड़मेर के किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर को कहा जाता है। तो खजुराहो से संबंधित ये 3 मंदिर राजस्थान में हमारे राजस्थान में आते हैं, तो आप इनके बारे में आप अच्छे से याद रखना। अब देखिए एक छोटी सी बात और देखिए, ये जो जगत अंबिका मंदिर है, ये मंदिर बेसिकली माँ दुर्गा का मंदिर है। किसका मंदिर है, माँ दुर्गा का, लेकिन इसमें एक गणेश जी की मूर्ति भी अवस्थित है और उन गणेश जी को क्या कहा जाता है, नृत्य गणपति। तो आप ध्यान रखना कि इस मंदिर में नृत्य गणपति की प्रसिद्ध मूर्ति भी अवस्थित है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अल्लट के बाद में जो मेवाड़ का अगला शासक बना
उसका नाम था शक्ति कुमार। शक्ति कुमार का शासनकाल कब से कब तक का माना जाता है? 977 ईस्वी से लेकर के 993 ईस्वी। देखिए शक्ति कुमार के शासनकाल की जो सबसे प्रमुख घटना रही वो ये रही कि इनके ऊपर मालवा के परमार शासक मूंज परमार ने आक्रमण किया था और आक्रमण करके इनकी राजधानी आहड़ को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इनसे छीन लिया। देखिए दोस्तों एक बार मैप के माध्यम से हम समझते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है, उस समय इसके कुछ क्षेत्र को मालवा कहा जाता था और ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो मेवाड़ का जो रियासत है, इस मध्य प्रदेश अर्थात मालवा का जो शासक था, परमार शासक था उस समय, उसका नाम था मूंज परमार। मूंज परमार ने मेवाड़ पर आक्रमण किया शक्ति कुमार के ऊपर और शक्ति कुमार की जो राजधानी थी आहड़, उसको पूरी तरह से उजाड़ दिया और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उनसे छीन लिया। तो देखिए वापस चलिए, हमने क्या क्या देखा है। शक्ति कुमार के शासनकाल में मालवा के परमार शासक मूंज परमार ने आहड़ को नष्ट कर दिया था, अर्थात इनकी राजधानी को नष्ट कर दिया था। और क्या किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लिया था। अब देखिए ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस पर अधिकार किसका हो गया है? मालवा के परमार शासकों का। किसने किया था? मूंज परमार ने। और यह अधिकार आने वाले 220 वर्षों तक रहेगा। मेवाड़ के शासकों के पास सब कुछ रहेगा, लेकिन आने वाले 220 वर्षों तक चित्तौड़ मेवाड़ के गुहिल राजवंश के शासकों के अधिकार में नहीं रहेगा। तो आप इसका ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, ये जो मूंज परमार ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, आहड़ को नष्ट किया था और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो देखिए एक 997 ईस्वी का अभिलेख है। उस अभिलेख को कहा जाता है अस्थिकुंड का अभिलेख। अस्थिकुंड के अभिलेख से इस आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इस घटना की जानकारी 997 ईस्वी के अस्थिकुंड अभिलेख से मिलती है। अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आहड़ नष्ट हो चुकी है, चित्तौड़ पर मूंज परमार का अधिकार हो चुका है, शक्ति कुमार के पास भी राजधानी नहीं है। तो संभवतः इसी कारण शक्ति कुमार ने अपनी राजधानी को पुनः नागदा स्थानांतरित किया, जो कि बप्पा रावल ने मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनाई थी। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, संभवतः इसी कारण शक्ति कुमार ने राजधानी को फिर से नागदा स्थानांतरित किया। देखिए दोस्तों मैंने इस पे संभवतः क्यों लिखा है, क्योंकि ये फैक्ट मैंने खुद ने बनाया है और इस फैक्ट पर आपको भरोसा नहीं करना है। मैंने क्यों बनाया है अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इसको बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, लेकिन ये किसी बुक में से नहीं लिया मैंने, इसीलिए आप इस पर भरोसा मत करना। कहीं पर आप मुझे बोलो कि सर ये तो ऐसा तो हुआ ही नहीं था, हो सकता है नहीं हुआ हो, लेकिन मैंने बुक में नहीं दिया हुआ, इसीलिए मैंने अपने हिसाब से आपको कुछ समझाने के लिए बनाया है। आप थोड़ी देर का वेट करिए, 5-10 मिनट का, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये फैक्ट का इसका निर्माण मैंने क्यों किया है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उस पर किसका अधिकार है? मालवा के परमार शासक मूंज परमार का। मूंज परमार की जब मृत्यु हुई तो मूंज परमार की मृत्यु के बाद में इनका कोई पुत्र नहीं था और मूंज परमार का उत्तराधिकारी कौन बना? इनका छोटा भाई था, उसका नाम था सिंधुराज। सिंधुराज की जब मृत्यु हुई तो सिंधुराज का जो पुत्र था भोज परमार, मालवा का अगला परमार शासक बना। और भोज परमार ने क्या किया? इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर को कहा जाता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या कहा जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो देखिए जब कुछ समय के लिए चित्तौड़ परमारों के अधीन रहा, तब मूंज परमार के उत्तराधिकारी कौन थे? इनके उत्तराधिकारी इनके छोटे भाई, जिनका नाम क्या था? सिंधुराज। मूंज परमार के उत्तराधिकारी एवं छोटे भाई सिंधुराज और उनके पुत्र का नाम क्या बताया था? भोज परमार। भोज परमार ने क्या किया? चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण कराया था। उस मंदिर का नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो आप ध्यान रखना इस मंदिर का नाम, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखिए चित्तौड़ में परमारों ने 220 वर्षों में केवल ये एक ही काम करवाया। 220 वर्षों के बाद में लगभग सन 1213 ईस्वी में मेवाड़ के एक शासक होंगे, उनका नाम है जैत्र सिंह। 1213 ईस्वी में अपने शासनकाल के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं इस जैत्र सिंह ने
तत्कालीन किसी परमार राजा को हरा करके पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं भाई शक्ति सिंह के शासनकाल में तो चित्तौड़ जो है परमारों के अधीन गया था और जयद्रथ सिंह के शासनकाल में पुनः वापस आया था। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 1213 ईस्वी में मेवाड़ के तत्कालीन शासक जयद्रथ सिंह ने परमारों को हराकर फिर से चित्तौड़ पर अधिकार किया था। इस प्रकार 993 ईस्वी से लेकर के 1213 ईस्वी तक लगभग 220 वर्षों तक चित्तौड़ मालवा के परमार शासकों के अधिकार में रहा। अब देखिए आप, ये जो फैक्ट है मैंने बोला है 993 ईस्वी से लेकर के 1213 ईस्वी के मध्य, ये एग्जैक्ट नहीं है, साल 2 साल 5-10 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, केवल और केवल आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, क्योंकि किताबों में बुक्स में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ मिलता है कि जयद्रथ सिंह ने किस सन में किस समय पर किस मालवा के परमार शासक को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। केवल मैंने आपको समझाने के लिए ये फैक्ट बनाया, ठीक है। अब देखिए मेवाड़ के जो शासक है जयद्रथ सिंह है, इन्होंने फिर से चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया है और कालांतर में जब चित्तौड़ पर फिर से मेवाड़ के शासकों का अधिकार हुआ तो क्या हुआ, देखिए कालांतर में जब गुहिलों ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार किया तब इस जयद्रथ सिंह के भी 100-150 साल बाद में एक राजा होंगे, उनका नाम होगा महाराणा मोकल। महाराणा मोकल ने क्या किया, ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है जिसका निर्माण भोज परमार ने कराया था, इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, इसको रिनोवेट करवाया था, इसको फिर से बनवाया था। इसीलिए इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो नाम है वो बदल गया और इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर के स्थान पर मोकल जी का मंदिर कहा जाने लगा एवं एक नाम और दिया गया सिमिद्धेश्वर मंदिर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। फिर से पढ़िए, कालांतर में जब गुहिलों ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार किया तब महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसीलिए इस मंदिर को वर्तमान में क्या क्या कहा जाता है, एक तो कहा जाता है मोकल जी का मंदिर, क्या कहा जाता है, मोकल जी का मंदिर, एवं और क्या कहा जाता है, सिमिद्धेश्वर मंदिर। क्या कहा जाता है, सिमिद्धेश्वर मंदिर। तो आप ध्यान रखना, त्रिभुवन नारायण मंदिर कह लो, चाहे मोकल जी का मंदिर कह लो, चाहे सिमिद्धेश्वर मंदिर कह लो, तीनों एक ही बात है। इस मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था, भोज परमार ने करवाया था, जबकि जीर्णोद्धार किसने करवाया था, महाराणा मोकल ने करवाया था। तो आप इस तीनों चीजों का अच्छे से ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, शक्ति कुमार ने अपने शासनकाल में और क्या कार्य कराए थे, तो देखो इन्होंने एक अभिलेख स्थापित करवाया था। उस अभिलेख को क्या कहा जाता है, 977 ईस्वी या विक्रम संमत 1034 का आहड़ अभिलेख या आठपुर अभिलेख। तो देखिए आहड़ अभिलेख या आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी या विक्रम संमत 1034 ईस्वी में शक्ति कुमार ने स्थापित करवाया था। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जो हमारी दूसरी क्लास थी। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण मानते हैं, वो इसी आहड़ शिलालेख या आठपुर शिलालेख के आधार पर मानते हैं, ऐसा हमने दूसरी क्लास में पढ़ा है। तो देखो इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ के गुहिलों के लिए आनंदपुर गुजरात से आया हुआ ब्राह्मण कुल को आनंद देने वाला, ये पूरा स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है। आनंदपुर गुजरात से आया हुआ ब्राह्मण कुल को आनंद देने वाला बताया गया है मेवाड़ के गुहिलों को। इस अभिलेख में गुहिलों को आनंदपुर गुजरात से आया हुआ ब्राह्मण कुल को आनंद देने वाला बताया गया है। तो इस स्टेटमेंट को भी आप देख लो, जो कंप्लीट स्टेटमेंट इस पे लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट को जब डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने पढ़ा तो उन्होंने ये कहा कि हो ना हो मेवाड़ के गुहिल ब्राह्मण कुल से ही उत्पन्न हैं। तो देखो ये बात भी हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी अभिलेख के आधार पर डॉक्टर डी.आर. भंडारकर मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण मानते हैं। तो आप ध्यान रखना, 977 ईस्वी का आहड़ या आठपुर अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी। तो इसकी स्थापना इसी शक्ति कुमार ने करवाई थी। कब करवाई थी, 977 ईस्वी में, या विक्रम संवत पूछ ले तो 1034 ईस्वी में। चलिए दोस्तों ये इतिहास हो गया शक्ति कुमार का।
शक्ति कुमार के बाद में जो मेवाड़ के अगले राजा बने उनका नाम था अंबा प्रसाद। क्या नाम था? अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद ने कुछ भी नहीं किया। अजमेर के चौहान राजा थे एक, उनका नाम था वाघपति। वाघपति से इन्होंने युद्ध किया और उस युद्ध में अंबा प्रसाद वाघपति से पराजित हो गए। तो देखो पहला तो काम क्या किया इन्होंने, मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को चौहान शासक वाघपति से युद्ध में पराजित होना पड़ा और इसी वाघपति से युद्ध करते हुए इस अंबा प्रसाद की इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो देखो वाघपति ने इस युद्ध में अंबा प्रसाद की हत्या करती थी। तो अंबा प्रसाद का कोई हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस मेवाड़ के किस गुहिल शासक की मृत्यु चौहान शासक वाघपति से युद्ध करते हुए हो गई थी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए देखिए, अब अंबा प्रसाद की मृत्यु के बाद में जो मेवाड़ के अगले राजा बने वो कौन थे? रण सिंह। रण सिंह को ही करण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि अपन 1158 ईस्वी के आसपास की बात कर रहे हैं। इनके शासनकाल की जो सबसे प्रमुख घटना थी वो ये थी कि इनके दो पुत्र हुए थे। रण सिंह अथवा करण सिंह के दो पुत्र हुए थे। जो इनका बड़ा पुत्र था उनका नाम क्या था? क्षेम सिंह। और जो इनका छोटा पुत्र था उसका नाम क्या था? राहप। इसी रण सिंह अथवा करण सिंह के इन दो पुत्रों की वजह से मेवाड़ के गुहिल राजवंश में दो शाखाओं का निर्माण हुआ था। तो देखिए यही बातें एक बार हम इधर लिखेंगे। रण सिंह अथवा करण सिंह के दो पुत्र हुए जिनसे गुहिल राजवंश की दो शाखाओं का उदय हुआ। देखिए समझिए क्या हुआ था। जब रण सिंह अथवा करण सिंह की मृत्यु हुई तो परंपरा अनुसार क्या हुआ, इनका बड़ा बेटा राजा बनना था। बड़ा बेटा कौन था? क्षेम सिंह। क्षेम सिंह जब मेवाड़ के राजा बने, मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, तो अपने नाम के आगे इन्होंने एक उपाधि का उपयोग किया और उपाधि क्या थी? रावल। ये रावल क्षेम सिंह के नाम से मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। तो ये क्या हुए? रावल शाखा के संस्थापक। जो रावल रतन सिंह हुए थे महारानी पद्मिनी के पति, वे इसी क्षेम सिंह के उत्तराधिकारी थे, इसी के वंशज थे और रावल शाखा के अंतिम शासक थे। ध्यान देना, रावल शाखा का प्रथम शासक कौन था? क्षेम सिंह। और रावल शाखा का अंतिम शासक कौन होगा? रावल रतन सिंह। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में। महारानी पद्मिनी भी जौहर कर लेगी और उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए रावल शाखा खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो देखिए क्षेम सिंह ने किस शाखा की स्थापना की? रावल शाखा की स्थापना की। अब इनके जो छोटे भाई थे राहप, जब क्षेम सिंह राजा बने तो राहप को जाहिर सी बात है इनके जीवन यापन के लिए कोई छोटी मोटी गांव की रियासत मिलनी थी, क्योंकि राजा तो बन नहीं सकते थे। तो राहप को एक गांव की रियासत दी गई। उस गांव का नाम क्या था? सिसोदा। राहप को सिसोदा गांव का जागीरदार बनाया गया। और राजपूतों में एक नामकरण का सिस्टम होता है कि जिस गांव के रहने वाले होते हैं कई बार अपने सरनेम की जगह उसी गांव का सरनेम लगा लेते हैं। जैसे कि भी जयपुर में एक विधायक है, उनका नाम है प्रताप सिंह खाचरियावास। अब वो कोई उनकी जाति नहीं है, वो राजपूत हैं, उनकी कोई जाति नहीं है खाचरियावास। खाचरियावास सीकर जिले में एक स्थान है, एक जगह है, वहां के वो रहने वाले हैं, लेकिन अपने गांव, अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम वो लगाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। तो कुछ इसी प्रकार से राहप को जब सिसोदा नामक गांव उनके जीवन यापन के लिए दिया गया तो वे अपने नाम के आगे क्या लगाने लग गए? राहप सिसोदिया। और राहप सिसोदिया को क्या माना जाता है? सिसोदिया शाखा का संस्थापक। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई तो रावल शाखा एक प्रकार से नष्ट हो गई, खत्म हो गई। तब इसी राहप के वंशज जो कि अपने आप को सिसोदा गांव का होने के कारण सिसोदिया कहते थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामंतों को हराकर फिर से मेवाड़ की रियासत पर अधिकार किया। और जब वे शासक मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे तो राणा या महाराणा की उपाधि के साथ उस राजगद्दी पर बैठे। तो राहप को क्या कहा जाता है? सिसोदिया शाखा का संस्थापक अथवा राणा शाखा का संस्थापक। और जो महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, ये जितने भी बड़े बड़े शासक हुए ये इस राहप के ही वंशज थे, क्योंकि 1303 ईस्वी में इस रावल शाखा का तो अंत हो गया था। प्रथम शासक कौन था रावल शाखा का? क्षेम सिंह था। अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। तो देखिए राहप कौन थे? सिसोदिया शाखा अर्थात राणा शाखा के संस्थापक। चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए
ये बातें इधर लिखेंगे कि बड़ा पुत्र होने के कारण छेम सिंह रण सिंह का उत्तराधिकारी था और छोटे पुत्र को सिसोदा गांव की जागीर दी गई। तो देखिए रण सिंह अथवा करण सिंह का उत्तराधिकारी छेम सिंह रावल हुआ जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। ये बात हमने कर ली क्योंकि बड़ा पुत्र राजा बनता है तो ये छेम सिंह बन गया और छोटे पुत्र को हमने क्या बात करी कि सिसोदा गांव का जागीरदार बनाया गया। तो वही बात लिख रहे हैं, इसमें कोई अलग नहीं रख रहे अपन। तो राहप को सिसोदा ग्राम का जागीरदार बनाया गया, इसीलिए कालांतर में राहप के वंशज सिसोदिया कहलाए और राणा की उपाधि का उपयोग करने लगे। तो देखो सिसोदिया शाखा के जो लोग हैं वही तो राणा की उपाधि का उपयोग करते हैं और महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगे जितने भी बड़े शासक हुए ये सभी इसी राहप के वंशज थे। तो आप ध्यान रखना कि सिसोदिया शाखा अथवा राणा शाखा का संस्थापक कौन है? राहप है। राहप के पिता कौन थे? रण सिंह अथवा करण सिंह। तो चलिए दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों अब देखिए रण सिंह अथवा करण सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है और जैसा कि हमने देखा है कि रण सिंह अथवा करण सिंह की मृत्यु होने के बाद में अब अगला राजा कौन बनेगा? उनका बड़ा पुत्र कौन था? छेम सिंह। छेम सिंह कौन था? रावल शाखा का संस्थापक अर्थात रावल शाखा का प्रथम शासक। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, रावल शाखा का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। तो रावल शाखा का प्रथम शासक कौन हुआ? छेम सिंह रावल। तो हम यहां लिखेंगे कि छेम सिंह रावल शाखा का प्रथम शासक था। छेम सिंह का मेवाड़ के इस गुहिल राजवंश में जो सबसे प्रमुख योगदान रहा वो क्या रहा कि कालांतर में इस छेम सिंह के 2 पुत्र हुए थे। देखो कालांतर में रावल छेम सिंह के 2 पुत्र हुए थे। ये रहे छेम सिंह। जो छेम सिंह के बड़े पुत्र हुए उनका नाम क्या था? सामंत सिंह। क्या नाम था? सामंत सिंह। और जो इनके छोटे पुत्र थे उनका नाम क्या था? कुमार सिंह या मथन सिंह। ध्यान देना, कुमार सिंह या मथन सिंह एक ही बात है। कुमार सिंह कह लो चाहे मथन सिंह कह लो, अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन आखिर में इतिहासकार इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि कुमार सिंह या मथन सिंह एक ही आदमी है। तो देखिए छेम सिंह का बड़ा पुत्र कौन है? सामंत सिंह। जब छेम सिंह रावल मरेंगे तो अगला राजा कौन होगा मेवाड़ का? सामंत सिंह होगा। कुमार सिंह का क्या होगा? एक छोटी मोटी कोई गांव की रियासत देके इनको टहला दिया जाएगा। तो ठीक है, देखो यही बात हम इधर लिखेंगे। बड़ा पुत्र होने के कारण छेम सिंह के बाद सामंत सिंह मेवाड़ का अगला राजा बना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली स्लाइड में हम बात करते हैं कि क्या हुआ। सामंत सिंह राजा बन चुका है, छेम सिंह की मृत्यु हो चुकी है। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्तों अब देखिए रावल छेम सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है और हमने देखा है कि रावल छेम सिंह के 2 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र का नाम था सामंत सिंह और छोटे पुत्र का नाम था कुमार सिंह अथवा मथन सिंह। तो बड़ा पुत्र कौन था? सामंत सिंह। तो सामंत सिंह ही राजा बनेंगे मेवाड़ के अगले। तो आइए पढ़ते हैं सामंत सिंह के बारे में। रावल सामंत सिंह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1172 ईस्वी से लेकर के 1178 ईस्वी तक। तो पहली बात तो हम यही लिखेंगे कि रावल सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। आपको रावल सामंत सिंह के बारे में जो सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि यही सामंत सिंह गुहिलों की वागड़ शाखा के संस्थापक भी थे। इन्होंने ही गुहिलों की वागड़ शाखा की स्थापना की थी। तो लिखिए दोस्तों, यही सामंत सिंह गुहिलों की वागड़ शाखा के संस्थापक भी थे। वागड़ किसे कहते हैं? देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। जब भी अगर हमें कभी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा को एक साथ बोलना पड़े, अगर हम वागड़ बोल देंगे तो वो सब समझ जाएगा सामने वाला। तो ठीक है, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के सम्मिलित क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। अब बात ये आती है कि मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत का जो राजा था सामंत सिंह, इसके ऊपर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि इनको एक छोटी सी रियासत की स्थापना करनी पड़ी और मेवाड़ जैसी एक बड़ी रियासत छोड़नी पड़ी। तो देखो उसका जो सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है? ये दिल जो आपको दिख रहा है यही इसका कारण है। कई लुट गए इसमें, सामंत सिंह भी उनमें से एक थे। तो देखो सामंत सिंह का जो विवाह हुआ था वो हुआ था, सामंत सिंह ने विवाह किया था, किससे किया था? उनका नाम था पृथ्वीबाई। पृथ्वीबाई कौन थी? अजमेर की चौहान राजकुमारी थी। पृथ्वीराज चौहान के परिवार की महिला थी। पृथ्वीराज द्वितीय, जो पृथ्वीराज चौहान जिनके बारे में बहुत ज्यादा हम जानते हैं वो तो है पृथ्वीराज तृतीय, और ये थी पृथ्वीराज द्वितीय की बहन। अजमेर के पृथ्वीराज द्वितीय की बहन थी। तो देखो पृथ्वीबाई
अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन थी। जब सामंत सिंह ने पृथ्वीबाई से विवाह किया तो इस विवाह पश्चात क्या हुआ कि वर्तमान पाली में एक तहसील आती है, उसका नाम है देसूरी। देसूरी तहसील में एक जगह आती है, उसका नाम है नाडोल। नाडोल का एक राजा था, उसका नाम था कीर्तिपाल, शॉर्ट नेम उसका कीतू था। कीर्तिपाल अथवा कीतू। कीर्तिपाल अथवा कीतू ने क्या किया, सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया इस विवाह के तुरंत बाद में। क्यों किया भाई, तो देखो पहले हम ये लिखते हैं, इसलिए मेवाड़ के पड़ोसी राज्य नाडोल के चौहान राजा कीतू अथवा कीर्तिपाल ने सामंत सिंह से मेवाड़ का राज्य छीन लिया। क्यों छीना, इसका कारण समझ में नहीं आया। इस शादी से, इस विवाह से क्या लेना देना इसका, तो देखिए इसका लेना देना क्या है कि ये जो कीर्तिपाल अथवा कीतू चौहान था, नाडोल का चौहान राजा था, इसकी दुश्मनी थी सामंत सिंह के साले पृथ्वीराज द्वितीय के साथ। कीर्तिपाल पृथ्वीराज द्वितीय का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही कीर्तिपाल को पता चला कि पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी बहन का विवाह मेरे पड़ोसी सामंत सिंह के साथ कर दिया, तो कीर्तिपाल अपनी सेना लेकर के पहुंच गया सामंत सिंह के राज्य अर्थात मेवाड़ पर, और मेवाड़ में जाकर के कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को हरा दिया। इसीलिए सामंत सिंह को मजबूर होकर के वागड़ में जाना पड़ा और वहां पर अपनी एक छोटी सी रियासत की स्थापना करनी पड़ी, और सामंत सिंह एवं उसके पूर्वज क्या कहलाने लगे, वागड़ के गुहिल। तो देखिए इस कारण वागड़ में अपने नए राज्य की, इस कारण 1178 ईस्वी में सामंत सिंह ने वागड़ में अपने नए राज्य की स्थापना की। देखिए ये पृथ्वीराज द्वितीय और जो नाडोल के चौहान राजा है कीतू अथवा कीर्तिपाल, इनकी दुश्मनी की बात भी थोड़ी सी आप लिख लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। कीतू चौहान अथवा कीर्तिपाल व सामंत सिंह के साले पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य शत्रुता थी, इसीलिए कीर्तिपाल अथवा कीर्ति चौहान ने क्या किया, सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। और इसी कारण सामंत सिंह ने मेवाड़ से दूर जाकर के, दूर तो नहीं कह सकते, उसको पड़ोस में था बिल्कुल, क्योंकि इनके पड़ोस में ही है, वागड़ में जाकर के अपने नए राज्य की स्थापना इन्होंने कर दी। अब देखिए दोस्तों, हमने बात की थी कि गुहिल राजवंश की कुल कितनी शाखाएं हैं, 24 शाखाएं। उन 24 शाखाओं में से हमें केवल और केवल इस वागड़ की शाखा का अध्ययन करना है और 23 शाखाओं का अध्ययन अपने को नहीं करना है। पहले हम वागड़ की शाखा का अध्ययन करेंगे, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखना कि गुहिलों की वागड़ शाखा की स्थापना कैसे हुई थी और किसने की थी। आगे क्या होगा कि यही वागड़ शाखा क्या होगी, सामंत सिंह के एक वंशज के जो सामंत सिंह के एक वंशज अपने 2 पुत्रों में इसका बंटवारा कर देंगे, एक पुत्र को वो डूंगरपुर दे देंगे, एक पुत्र को वो बांसवाड़ा दे देंगे। तो यही शाखा 2 शाखाओं में बट जाएगी, डूंगरपुर शाखा और बांसवाड़ा शाखा। तो आगे जाकर के हम फिर इसको 2 शाखाओं के रूप में पढ़ेंगे, तो आप इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस शाखा का हमें अध्ययन करना है, अन्य किसी भी शाखा का हमें अध्ययन नहीं करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, सामंत सिंह ने अपने छोटे से राज्य की स्थापना कहां कर ली, वागड़ में। जब ये बात सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह अथवा मथन सिंह को पता चली, तो मथन सिंह ने एक योजना बनाई। उसने योजना बना करके नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके अपनी मेवाड़ की रियासत नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल से स्वतंत्र करा ली। और ये घटना कब की है, 1179 ईस्वी की। और मेवाड़ के राजा स्वयं बन गए, कौन बन गए, कुमार सिंह अथवा मथन सिंह। तो देखिए कुमार सिंह अथवा मथन सिंह कब राजा बने मेवाड़ के, 1179 ईस्वी में। कुमार सिंह या मथन सिंह कौन थे, सामंत सिंह के छोटे भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सामंत सिंह के छोटे भाई। और उनके पिता कौन थे, रावल छेम सिंह। तो देखिए छेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह अथवा मथन सिंह ने 1179 ईस्वी में नाडोल के शासक कीतू चौहान अथवा कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो देखो ज्यादा समय तक चौहानों के अधिकार में नहीं रहा मेवाड़, करीब करीब 1 साल, क्योंकि 1178 ईस्वी में तो कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को हराया था और 1179 में उन्हीं के छोटे भाई कुमार सिंह अथवा मथन सिंह ने कीर्तिपाल को पुनः हराकर मेवाड़ पे अधिकार कर लिया और स्वयं राजा बन गए। और सामंत सिंह कहाँ है अभी, वे वागड़ में ही रहे। वागड़ की जो गुहिल शाखा थी उसकी स्थापना उन्होंने कर दी। अब देखिए आप, कुमार सिंह अथवा मथन सिंह के बाद में जो इनका उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था पदम सिंह। क्या नाम था, पदम सिंह। तो पदम सिंह के बारे में मैं कुछ भी नहीं लिखना, इतना लिखना है कि पदम सिंह
कुमार सिंह अर्थात मथन सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब रावल पद्म सिंह के बाद में जो अगले शासक बने मेवाड़ के, उनका नाम था रावल जैत्र सिंह। क्या नाम था? रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1213 ईस्वी से लेकर के 1250 ईस्वी। कुछ पुस्तकों में 1252 ईस्वी तक भी इनका शासनकाल दिया गया है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप केवल रावल जैत्र सिंह का शासनकाल का ये आइडिया रखिए भाई 1210 से लगा करके 1250-55 तक का इनका शासनकाल रहा होगा। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, थोड़ा आपको बस दिमाग में पता होना चाहिए कि हम लगभग 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, रावल जैत्र सिंह के बारे में जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? एक इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या मानते हैं? इस जैत्र सिंह के शासन काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल मानते हैं। तो देखिए, लिखिए, दशरथ शर्मा के अनुसार जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात तो ये होगी। जैत्र सिंह के बारे में मैंने आपको बोला था कि जब शक्ति कुमार के शासनकाल में मालवा के परमार शासक मूंज परमार ने शक्ति कुमार से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग छीन लिया था, तब 220 वर्षों तक के लिए चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मालवा के परमारों के अधिकार में रहा था। और इसी जैत्र सिंह ने मालवा के परमार शासकों को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पुनः अपने अधिकार में लिया था। ये इसी क्लास में हमने पहले बात करी है। तो यही वो जैत्र सिंह थे जिन्होंने मालवा के परमार शासकों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पुनः अपने अधिकार में लिया था। इनके इसी कार्य की वजह से ये जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, जैत्र सिंह को, रावल जैत्र सिंह को चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता मानते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम? जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ जीत करे उस पर पुनः अधिकार किया था, इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा जैत्र सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता मानते हैं। लेकिन हमने क्या देखा है? चित्तौड़ का प्रथम विजेता कौन है? सन 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ को जीता था। लेकिन दशरथ शर्मा किस लिए मानते हैं? क्योंकि इन्होंने परमारों से उसको छीन करके उस पर पुनः अधिकार किया था। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम जरूर ध्यान रखना, ये रेफरेंस देखकर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अन्यथा नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए, रावल जैत्र सिंह ने एक युद्ध लड़ा था 1227 ईस्वी में। उस युद्ध को कहा जाता है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। कब लड़ा था? 1227 ईस्वी में। ये भूताला है कहाँ? हल्दी घाटी राजसमंद के पास में। देखो, ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? दिल्ली का एक गुलाम वंश का शासक था, उसका नाम था इल्तुतमिश। ये युद्ध दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश एवं रावल जैत्र सिंह के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में रावल जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश जैसे दिल्ली के सुल्तान को भी हरा दिया था। तो देखिए, इस युद्ध की जानकारी में मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जय सिंह सूरी नामक एक लेखक हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन में इस युद्ध की जानकारी हमें मिलती है और इस युद्ध में जैत्र सिंह की विजय हुई थी। तो देखिए, जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन के अनुसार दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश एवं जैत्र सिंह के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था। इसमें जैत्र सिंह की विजय हुई थी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि इस भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह के दो सेनाधिकारी थे, सेनापति थे, उनका नाम था मदन एवं वलाक। तो आप ये दो नाम और याद रख लेना अगर आपसे भूताला के युद्ध में रावल जैत्र सिंह के सेनापतियों के नाम आपसे पूछ लिए जाएं तो देखिए, भूताला के युद्ध में मदन और वलाक जैत्र सिंह के योग्य सेनाधिकारी थे। अब आप ये देखिए, ये जो हमीर मद मर्दन पुस्तक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा जाता है कि इल्तुतमिश है, दिल्ली के गुलाम वंश का जो सुल्तान है, हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक में जय सिंह सूरी ने इल्तुतमिश के लिए हमीर नामक शब्द का उपयोग किया है। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। तो देखिए, जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। क्या कहा गया है? हमीर कहा गया है। किसे कहा गया है?
इल्तुतमिश को कहा गया है। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है जय सिंह सूरी की पुस्तक में हमीर मद मर्दन में कि ये जो भूताला का युद्ध हुआ था, भूताला के युद्ध की जो जीत का श्रेय है, इसका श्रेय जय सिंह सूरी किसको देते हैं? गुजरात के एक शासक थे भीमदेव द्वितीय, उनके एक सामंत थे वीर धवल। वीर धवल बघेल वंश के सामंत थे। वीर धवल को जीत का श्रेय देते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और वीर धवल के साथ ही उनका एक दूत भी था, उसका नाम है कमल। तो आपको वीर धवल और कमल का नाम भी, दो नाम और याद रखने हैं आपको हमीर मद मर्दन पुस्तक के अनुसार। देखो, जय सिंह सूरी अपनी पुस्तक में इल्तुतमिश को हराने का श्रेय गुजरात के बघेल वंशीय सामंत वीर धवल एवं इनके दूत कमल को देते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, छोटी सी है, 2 मिनट के लिए आप सुन लो वो कहानी क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जब भूताला का युद्ध चल रहा था तो इस बात का समाचार गुजरात के बघेल वंशीय सामंत वीर धवल को गुजरात में मिला कि इल्तुतमिश की सेनाएं जो है नागदा तक आ पहुंची है, मतलब मेवाड़ तक आ पहुंची है। तो वीर धवल ने क्या किया, अपने इस दूत कमल को एक मुस्लिम वेश में भेजा नागदा, और इस दूत ने वहां पे क्या किया आकर के कि 2-4 लोगों को और लेके आया था अपने साथी, और वहां पे हल्ला मचा दिया कि भागो भागो वीर धवल आ गया, भागो भागो वीर धवल आ गया। तो इस कमल नामक दूत के ऐसा करने से ऐसा कहा जाता है इस पुस्तक के अनुसार हमीर मद मर्दन में कि इल्तुतमिश की सेनाएं भाग गई। मतलब ये वीर धवल भाई साहब बहुत बड़ी तोप थे कुल मिलाकर के, ऐसा इसमें बताया गया है। तो आपको ये मतलब श्रेय का ध्यान रखना है कि जय सिंह सूरी ने अपनी पुस्तक में इल्तुतमिश को हराने का श्रेय गुजरात के बघेल वंशीय सामंत वीर धवल एवं इनके दूत कमल को देते हैं। कैसे देते हैं वो आपको देख लो। जो कि वास्तविकता क्या है कि रावल जैत्र सिंह ने अपनी वीरता से इस युद्ध को जीता था, लेकिन ये बात हम किसके आधार पे कर रहे हैं? जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन के अनुसार। तो दोस्तों एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, जब भूतल्ला का युद्ध चल रहा था तो उसमें रावल जैत्र सिंह की सेनाएं इल्तुतमिश की सेनाओं के ऊपर बहुत भारी पड़ी, और रावल जैत्र सिंह की सेनाओं ने इल्तुतमिश की सेनाओं को खदेड़ दिया। जब इल्तुतमिश की सेनाएं भाग रही थी तो उन्होंने क्या किया, भागते भागते नागदा नगर को आग लगा दी। इसलिए रावल जैत्र सिंह को मजबूर होकर के अपनी राजधानी को नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित करना पड़ा। तो आप ध्यान रखना, देखो मेवाड़ को तीसरी राजधानी मिल रही है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, भूताला के युद्ध में पराजय के बाद इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट कर एवं आग लगाकर उजाड़ दिया। इस कारण जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी को नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित किया। दोस्तों देखिए, मैंने आपको जब हमने शक्ति कुमार के बारे में अध्ययन किया था तब मैंने इसे कहा था कि जब आहड़ नष्ट हो गई थी तो शायद संभवतः शक्ति कुमार ने अपनी राजधानी को नागदा स्थानांतरित किया होगा। तो उसने किया था या नहीं किया था इसका विवरण किसी भी पुस्तक में नहीं मिल रहा, लेकिन आगे विवरण क्या मिल जाता है सीधा ही कि जैत्र सिंह की राजधानी नागदा थी। तो नागदा कब बनी इसका विवरण दिया हुआ ही नहीं है किसी पुस्तक में। तो मुझे जो लगा ना, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि शक्ति कुमार ने संभवतः अपनी राजधानी को आहड़ के नष्ट हो जाने के कारण नागदा स्थानांतरित कर दिया होगा। तो इसीलिए इसका कारण वही था जो मैंने वहां आपको बताया था। तो ये मैं अपना क्लियरिफिकेशन आपको दे रहा हूं। आपको अगर वो चीज ठीक लगे आप मानिए, बाकी उस पर भरोसा आप करना मत, वो मेरा खुद का फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने क्या देखा, भूताला के युद्ध में पराजय के बाद इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट कर एवं आग लगाकर उजाड़ दिया। इस कारण जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी को नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार चित्तौड़ मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनी। पहली राजधानी कौन सी थी? देखो नागदा, किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। दूसरी राजधानी कौन सी थी? आहड़, किसने बनाई थी? आहड़ को राजधानी किसने बनाया था? अल्लट ने। तीसरी राजधानी कौन सी बनी? चित्तौड़, किसने बनाया? रावल जैत्र सिंह ने। तो इस प्रकार मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनी चित्तौड़। ठीक है, अब देखो इसके बाद में रावल जैत्र सिंह ने एक छोटा सा काम और क्या किया, 1248 में इनके ऊपर दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया, और इस आक्रमण में भी रावल जैत्र सिंह विजय रहे। इन्होंने नसरुद्दीन महमूद को हरा दिया। तो हम क्या लिखेंगे, 1248 ईस्वी में जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेना को परास्त किया था।
तो देखिए दोस्तों, बड़े ही एक बलशाली राजा थे रावल जयत्र सिंह, इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनके शासन काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना है। तो देखिए दोस्तों, आखिरकार ये रावल जयत्र सिंह ने क्या किया, ऐसा कहा जाता है कि इनके समय में जो आहड़ है, आहड़ था, आहड़ पर चालुक्यों का अधिकार था। चालुक्य एक राजवंश होता है, तो चालुक्यों का अधिकार था आहड़ पर। इन्होंने उन चालुक्यों को हरा करके आहड़ को अपने साम्राज्य, अपने राज्य में सम्मिलित किया था। और वागड़ एवं कोटड़ा नामक दो स्थान हैं, उनको भी अपने राज्य में इन्होंने मिला लिया था। तो देखिए, जयत्र सिंह ने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाकर वागड़, कोटड़ा आदि स्थानों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था। दोस्तों, ये जो कार्य है जयत्र सिंह द्वारा आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवा करके वागड़ एवं कोटड़ा को मेवाड़ की रियासत में मिलाना, इस कार्य को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जयत्र सिंह के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कार्य मानते हैं, सबसे बड़ी विजय मानते हैं। तो आप लिखिए, देखो, गोपीनाथ शर्मा इसे जयत्र सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। किसको? आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाकर वागड़ एवं कोटड़ा को अपने साम्राज्य में मिलाने वाली बात को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा रावल जयत्र सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा जब इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप इसको याद रखना और एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं आज की आखिरी स्लाइड की ओर। चलिए दोस्तों, अब देखिए, रावल जयत्र सिंह के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बने वो थे रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह ने कुछ उपाधियां धारण की थी, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? पहली उपाधि थी परम भट्टारकर। कौन सी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर। ये तीन उपाधियां अलग अलग है। कुछ पुस्तकों में इन तीनों उपाधियों को एक साथ मिला करके लिखा गया है, जो कि गलत है। ये तीन उपाधियां अलग अलग है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज एवं परमेश्वर। एक उपाधि इन्होंने और धारण की थी 1260 में बीसल देव से युद्ध के उपरांत। 1260 में बीसल देव से युद्ध के उपरांत इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि क्या थी? उभापति वरलभद्र प्रौढ़ प्रताप। तो इस उपाधि को भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, रावल तेज सिंह के शासनकाल में दिल्ली के गुलाम वंश के एक शासक थे गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन ने रावल तेज सिंह पर आक्रमण किया था, लेकिन इस आक्रमण में रावल तेज सिंह ने गयासुद्दीन बलवन को हरा दिया। तो देखिए, रावल तेज सिंह पर गयासुद्दीन बलवन ने रावल तेज सिंह पर आक्रमण किया, किंतु इस युद्ध में रावल तेज सिंह की जीत हुई या तेज सिंह की विजय हुई। अब देखिए, रावल तेज सिंह के शासन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो क्या थी कि इन्हीं रावल तेज सिंह के शासन काल में लगभग 1260 ईस्वी में स्थान कौन सा? आहड़। आहड़ में ताड़पत्र पर चित्रित राजस्थान का प्रथम ग्रंथ, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वो चित्रित किया गया था। किसके शासन काल में? रावल तेज सिंह के शासन काल में। तो लिखिए, रावल तेज सिंह के शासन काल में ही 1260 ईस्वी में कौन से स्थान पर? आहड़ में ताड़पत्र पर चित्रित राजस्थान का प्रथम ग्रंथ कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया था। दोस्तों, ताड़पत्र क्या होता है? ताड़पत्र एक खजूर के जैसा एक पेड़ होता है। उसकी पत्तियों को क्या करते हैं कि जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो उसकी पत्तियों को तोड़ के पहले पानी में उबाल लिया जाता है, और उबालने के बाद में वो पत्तियां जो होती है खराब नहीं होती, और उन पत्तियों पे लोहे या किसी नुकीली चीज से शब्दों को कुरेदा जाता है, और उनके अंदर फिर जब वो कुरेदने के बाद में वो दिखते नहीं है, तो जो काजल होती है या कोई भी काला रंग, कोयले का रंग, कुछ भी मान लो, उसके अंदर लेपन उसका कर दिया जाता है, तो अक्षर हमको उभर के दिखाई देते हैं। तो ये ताड़पत्र पर चित्रण करने की एक विद्या थी। ताड़पत्र पर चित्रित राजस्थान का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके शासन काल में चित्रित किया गया था? रावल तेज सिंह के शासन काल में। कौन से सन में? 1260 ईस्वी में। कहां पर? आहड़ में। किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो देखो, उस चित्रकार का नाम क्या है? कमल चंद्र। कमल चंद्र नामक चित्रकार द्वारा आहड़ में ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया था, जो कि राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है।
तो चलिए दोस्तों, आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए जो आखिरी बात बच गई वो क्या है। रावल तेज सिंह की एक रानी थी, उसका नाम था जयतल देवी। जयतल देवी ने क्या किया था, चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण कराया था और उस मंदिर को कहा जाता है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तो दोस्तों देखिए, रावल तेज सिंह की रानी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रावल तेज सिंह की रानी थी जयतल देवी। जयतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। रावल तेज सिंह के शासनकाल की जो सबसे प्रमुख घटना है वो यही है कि ताड़ पत्थर पर चित्रित राजस्थान का प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया था। कब? 1260 ईस्वी में। कहां पर? आहड़ में। किसके द्वारा? कमल चंद्र नामक चित्रकार द्वारा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करेंगे, लेकिन एक बार आप क्लास छोड़ने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन अपना दूर करते हुए जाइए। कर्नल जेम्स टोड को लेकर के 2-3 मेरे पास डाउट आ रहे हैं कि कर्नल जेम्स टोड को मैंने ऐसा बताया कि सूर्यवंशी मत के समर्थक हैं। मैंने ऐसा तो नहीं बताया कि कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। मैंने ये कहा था कि कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के गुहिलों को वल्लभी से आना मानते हैं, और चूंकि वहां पे स्पेस की थोड़ी कमी थी इसीलिए मैंने कर्नल जेम्स टोड को सूर्यवंशी मानने वाले इतिहासकारों की सूची में रख दिया था। लेकिन मैंने कर्नल जेम्स टोड के आगे ब्रैकेट में ये लिखा था भाई केवल वल्लभी मत के समर्थक, ना कि सूर्यवंशी मत के समर्थक। मैंने यह भी कहा था कि कर्नल जेम्स टोड तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत को जानते ही नहीं है, वे केवल ये कहते हैं कि मैं केवल इतना मानता हूं कि आए तो ये वल्लभी से हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, मान लीजिए आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप उसको कैसे हल करोगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से इतिहासकार मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं? तो देखो, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा मानते हैं, वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास मानते हैं, कर्नल जेम्स टोड नहीं मानते सूर्यवंशी। भाई साहब आप इसको, कर्नल जेम्स टोड सूर्यवंशी का कोई संबंध है ही नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से इतिहासकार मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हुए इनका आगमन वल्लभी से मानते हैं? तो देखो, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा भी मानते हैं, श्यामल दास भी मानते हैं, लेकिन कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? सूर्यवंशी मानते हुए इनका आगमन वल्लभी से नहीं मानते। केवल वल्लभी से आगमन तो मानते हैं लेकिन सूर्यवंशी मानते हुए नहीं। तो इसमें भी कर्नल जेम्स टोड नहीं होंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से इतिहासकार मेवाड़ के गुहिलों का आगमन वल्लभी से मानते हैं? इसमें सूर्यवंशी नामक शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो देखो, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा भी मानते हैं, श्यामल दास भी मानते हैं और कर्नल जेम्स टोड भी मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड और सूर्यवंशी मत का कहीं कहीं तक कोई भी संबंध नहीं है। कर्नल जेम्स टोड केवल ये कहते हैं कि ये वल्लभी से आए थे और पूरी कथा कहते हैं, पूरा वल्लभी का शिलादित्य से लेकर के पूरा इतिहास बताते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि सर कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के गुहिलों को विदेशी मानते हैं। अरे तो भैया वो मेवाड़ के गुहिलों को नहीं, संपूर्ण राजपूतों को ही विदेशी मानते हैं कर्नल जेम्स टोड। लेकिन फिर ये जब स्पेसिफिक किसी राजवंश के बारे में बात करते हैं और जब उसका ये वर्णन करते हैं तब उसके अंदर अलग बात कह देते हैं। तो गुहिलों के बारे में इन्होंने क्या बात कही है कि ये वल्लभी से आए, और उसका सबूत मैं आपको दे सकता हूं, आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा सकता हूं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक का, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक का और कर्नल जेम्स टोड की खुद की पुस्तक का। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको गलत बता दिया। आप दूसरी क्लास जाकर के देखिए, मैंने कहीं भी नहीं कहा है कि कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। मैंने केवल ये कहा है कि ये मानते हैं कि आए तो ये वल्लभी से थे, और वहां पर स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने साफ साफ वहां पर बोला भी था। उस सूची में रखने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है कि केवल और केवल वल्लभी। केवल और केवल शब्द नहीं लिखा मैंने ब्रैकेट में ये लिखा था कि वल्लभी मत के समर्थक। तो ये केवल वल्लभी से आया हुआ मानते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट भी लो एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट भी लो। इन तीनों क्वेश्चनों को पढ़ो, समझो आपको किस प्रकार से आंसर करने होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी महारानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह के बारे में। महारानी पद्मिनी का जौहर और रावल रतन सिंह का साका हम देखेंगे, आने वाले केसरिया और साका जो भी है वो देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।